चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स। इसके अंदर 4 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे कि आखिरकार रासायनिक गुण क्या है एसिड और बेसिस का। और दूसरा पॉइंट्स कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्या प्रॉपर्टीज कॉमन है एसिड और बेस के बीच में। और तीसरा पॉइंट्स हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कोई भी एसिड और कोई भी बेसिस की बात करते हो। और चौथा पॉइंट्स जानोगे अबाउट साल्ट्स के बारे में। नमक क्या होता है। सम फैक्ट्स एसिड बेस एंड साल्ट्स, कुछ फैक्ट जानते हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। पहला पॉइंट, एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड का जो टेस्ट होता है खट्टा होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। उसी तरह बेस की बात करें तो वो बीटर टेस्ट का होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब सावर किसे कहते हैं, खट्टे को सावर कहते हैं, बीटर तीखे को कहते हैं यानी कड़वा। और उसी तरह से व्हाट इज लिटमस, लिटमस जो अभी इस्तेमाल किए हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर देना, रेड लिटमस को ब्लू में कर देना, लिटमस होता क्या है इनके बारे में जानते हैं। लिटमस एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा आप पता कर पाते हो या कोई भी सॉल्यूशन कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। और लिटमस पेपर जो आता है ये सी प्लांट्स लाइकेन से आता है। उसी तरह से जब भी कभी कोई भी चीज बेसिक या एसिडिक नहीं रहा तो उसका कलर पर्पल में चेंज हो जाता है। इंडिकेटर की बात करते हो, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का चेकअप करने के लिए, या तो वो एसिडिक होगा या तो क्या होगा बेसिक होगा। अब जानते कुछ इंडिकेटर के बारे में। 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर किसे कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो कुदरत के द्वारा मिलता है, जैसे कि टर्मेरिक कुदरत के द्वारा मिला हुआ, रेड कैबेज लीव्स कुदरत के द्वारा मिला हुआ, हाइड्रेंजिया कुदरत के द्वारा मिला हुआ, पिटूनिया और जेरानियम्स। ये इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचुरल होते हैं। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल पैथिलीन, ये जो है आपको आर्टिफिशियल आ गया, जो इंसान बनाता है खुद से और इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसी भी एसिडिक का किसी भी बेसिक का। उसी तरह अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, वो इंडिकेटर जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी एसिडिक होगा या जो भी बेसिक होगा उसके अंदर डालने के बाद वो अपना खुशबू यानी महक को चेंज कर लेगा, जैसे ओनियन, वैनिला और क्लोव्स। ये इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं, ये क्या करते हैं स्मेल को ही चेंज कर लेते हैं, इसे अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। और पहले थे नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पहला था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हम जानते हैं यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड का इस्तेमाल कुछ कॉमन वेज होता है, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर, दूसरा मेडिसिन बनाने के लिए, तीसरा होम के अंदर, चौथा विजिल्स के अंदर। दूसरा पॉइंट बेसिस का इस्तेमाल। बेसिस का इस्तेमाल ज्यादातर न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और दूसरा साबुन के अंदर इस्तेमाल होता है, सोप के अंदर। अब जानते हैं डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में अगर पानी डाल देते हो और कम मात्रा में एसिड डालते हो तो उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। उसी तरह से कंसंट्रेटेड एसिड उसे कहेंगे जिसके अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर आप ज्यादा मात्रा में अगर एसिड डाल देते हो और कम मात्रा में वाटर डालते हो, उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहला पॉइंट आता है एसिड एंड बेस आर रिएक्ट विथ मेटल। जब भी कभी एसिड और बेस को अगर मेटल से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, रिएक्शन करवाते हो, अभिक्रिया करवाते हो। जब भी कभी एसिड और बेस को मेटल से रिएक्ट करवाते हो तो हमेशा साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी एसिड हो या बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के लिए HCl को लिए, जो एसिड है उनको हम सोडियम से मिला रहे हैं, जो मेटल है, दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है NaCl बन जाता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, जो बेस है जिसको हम जिंक से मिलाते हैं
तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज है कि वो क्या करेगा, साल्ट बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब आता है एसिड को कैसे पहचान सकते हो, जिस केमिकल से पहले एच रहे तो उससे समझ लेना कि वो क्या होगा, एसिड होगा, और जिस केमिकल्स के लास्ट में ओ एच रहे तो उसे समझ लेना कि वो क्या होगा, बेसेज होगा। जैसे यहाँ पे ओ एच है, ये बेसेज हो गया, और HCl से पहले एच है, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और भी एसिड की कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी, लेकिन आपके 10th क्लास में समझने के लिए सिर्फ एच को समझ लें तो ये क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, और लास्ट में ओ एच रहे, यहाँ पे देख सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, बेसेस कह सकते हैं। और पॉप टेस्ट किसे कहते हैं, पॉप टेस्ट वो टेस्ट है जिस भी सॉल्यूशन के अंदर से या जिस भी रिएक्शन के अंदर से जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है उसके जस्ट सामने कैंडल को जला दें, जब कैंडल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो एक साउंड निकलेगा पॉप जैसा, फटफट के जैसा साउंड निकलेगा, तो उसे ही क्या कह सकते हो आप, पॉप टेस्ट कह सकते हो। एग्जाम के अंदर लिखने की अगर बात करते हो तो एग्जाम के अंदर सिंपली लिखोगे कि जब भी कभी आप एसिड या किसी भी रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम कैंडल रख देते हैं, कैंडल रखने के बाद उसके द्वारा हाइड्रोजन गैस और कैंडल के फायर के द्वारा जब रिएक्शन होता है तो एक साउंड निकलता है पॉप जैसा, उसी को हम पॉप टेस्ट कहते हैं। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब भी कभी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट एसिड से करेगा तो क्या बनेगा, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी कभी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उसके बाद वाटर बनेगा। पहला पॉइंट, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही हो तो वो क्या होगा कि एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। या तो मेटल कार्बोनेट हो या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बनाएगा एक ही चीज सेम, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अब लाइम वाटर टेस्ट की बात करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, जब भी किसी भी लाइम वाटर के द्वारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो या उसके द्वारा घुलनशील करते हो या तो मिलाने की कोशिश करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बनेगा। तो लाइम वाटर टेस्ट की बात करते हो तो इसके अंदर एक वाइट प्रिसिपिएट बाहर निकलता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। जब भी लाइम वाटर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा वाटर बनता ही है। अब आता है एसिड एंड बेस रिएक्शंस, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देने वाले रिएक्शंस। कभी भी एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हो तो वो हमेशा साल्ट और वाटर बनेगा, लेकिन साल्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, वाटर भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। इस वजह से हम क्या कह देते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने के बाद न्यूट्रलाइज करते हो। ज्यादातर इस्तेमाल होता है फैक्ट्रियों के अंदर, ज्यादातर सब्सटेंस जब एसिडिक हो जाता है उनको बेस से रिएक्ट करवा के फिर समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज रहे, किसी मछली को हानि ना पहुंच सके। When metal oxide react with acid, जब भी कभी मेटल का जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनता है, जब भी कभी मेटल को ऑक्साइड को अगर एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे मेटल ऑक्साइड की बात करें तो वो पहली बात है कि बेसिक इन नेचर होता है। जब भी कभी बेसिक चीज को एसिड से मिलाते हो तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। जैसे कि आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड और बेस का रिएक्शन को देख चुके हैं जस्ट पीछे, उसी तरह से इसके अंदर भी है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इस वजह से बेस को जब भी हम एसिड से मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो ये क्या होता है, नेचर के अंदर एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। जब भी कभी जैसे कि आप सोडियम ऑक्साइड को HCl से मिलाते हो तो सोडियम क्लोराइड बनता है, उसी तरह से वाटर बन जाता है। अब आता है नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड को क्यों बेस से रिएक्ट किया गया, एसिड से क्यों नहीं रिएक्ट किया गया, ये बात भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या है, एसिडिक इन नेचर है, इस वजह से क्या किया जा रहा है, हमेशा एसिड को क्या कर सकते हैं, बेस से रिएक्ट कर पाएंगे।
कभी भी हम एसिड को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा एसिड बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब भी हम नॉन मेटल को ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। जैसे कि पहले जान चुके हैं कि बेस और एसिड को रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसी तरह से बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से मिलाने से साल्ट और वाटर बनेगा। और एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमेशा जो एसिडिक नेचर का कोई भी सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए देगा। उसी तरह से अगर सॉल्यूशन को ले लें एक बोतल के अंदर जिसके अंदर एसिड डाला हुआ है, उसके द्वारा एक वायर को ट्रांसफर कर दें और एक साइड से आप इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दें, दूसरी साइड से बल्ब को जोड़ दें, और जब बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा तो आप समझ सकते हो कि भाई इसके अंदर जो एसिडिक नेचर का जो सब्सटेंस है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। अब जानते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्यूशंस, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब कहता है एसिड हो या बेस हो, अगर इसको वाटर सॉल्यूशन से मिलाते हैं, एसिड की बात करते हैं तो एसिड H+ आयन देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट किसके, वाटर के। जैसे कि एसिड है HCl जिसको पानी के साथ मिलाते हो H3O+ आयन बनाता है और दूसरा Cl- आयन बनाता है। हमेशा एसिड H+ आयन देगा, जिसको H3O+ आयन भी कह सकते हो, दूसरा इसको हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हो। H+ जो आयन है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। H+ आयन या तो एक्वस में होगा या तो H3O+ में हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाएगा। जैसे H+ आयन को पानी से मिलाते हो तो H3O+ मिलता है। अब जानते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर वही पॉइंट्स है जिसके अंदर बेस के बारे में बात करते हैं। बेसिस प्रोवाइड OH- आयन। जब भी कभी बेस की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, हमेशा OH- आयन देगा पानी के मौजूदगी में, जब वाटर मौजूद रहेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है जिसको आप समझ चुके हैं कि जब लास्ट में क्या रहे, OH रहे, तो समझ सकते हो कि वो क्या है, बेस है। जब भी आप इसको पानी के साथ मिलाते हो तो Na+ आयन देता है, दूसरा OH- आयन देता है जो कि एक्वस में होता है। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, वो भी अगर पानी के साथ मिलाते हो तो K+ आयन देगा, दूसरा OH- आयन देगा। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, उसको भी पानी से मिलाएंगे Mg2+ और दूसरा 2OH- देगा। तो हमेशा ये याद रखें कि बेसिस जो प्रोवाइड करता है आपको OH- आयन प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं अल्कलीज। व्हाट इज अल्कलीज? ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। ऑल बेसिस की बात करें, सभी बेसिस जो है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अल्कली वाली जो बेस होती है वो डिसॉल्व होती है वाटर। अब अल्कली वाली कौन सी बेसिस होगी? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये सब क्या है, आपको कुछ बेसिस है जो क्या करता है, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। और अगर इसकी बात करते हैं सिंपल वे में, अगर समझने की बात करते हैं, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 वैलेंसी हो, जिसके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंसी 1 हो, तो उसको क्या कह सकते हो आप, अल्कलीज मेटल्स। अल्कलीज मेटल का ये गुण है कि वो क्या करेगा, हमेशा वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। उसी तरह नोट करते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सभी जो अल्कलीज है बेसिस हो सकती है, लेकिन सभी बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक बेसिस का जो मान होगा यानी वैलेंसी होगा हमेशा एक नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता जिसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्कली मेटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते। प्रिकॉशन कुछ है कि व्हेन मिक्स एसिड एंड बेस इन वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जब भी कभी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो या मिलाते हो पानी के साथ तो एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिलता है, ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, उसके अंदर इसी को हम क्या कह सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कहता है कि जब भी कभी आप एसिड या बेस को रिएक्ट करवाना चाहो या मिलाना चाहो पानी के साथ, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप
पानी को एसिड या बेस के साथ ना मिलाएं। आप क्या करें, पानी के अंदर ही एसिड और बेस को मिलाएं। ये प्रिकॉशन है कि ध्यान रखेंगे, वरना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण क्या होगा, आपका जो ग्लास होगा या कोई भी चीज होगा आपके सामने, जो भी सब्सटेंस है जिसके अंदर आप पानी को मिला रहे हो, जिसके अंदर एसिड डाला हुआ है, वो क्या हो जाएगा, आपके सामने ब्लास्ट हो जाएगा, या तो उसके अंदर इतनी भयानक रिएक्शन होगी जिसके कारण ज्यादा हीट एनर्जी के कारण आपके अगर चेहरे पे पड़ गया या और कहीं पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका कपड़ा हो या तो आपका चेहरा हो, वो जल सकता है। अब जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। आखिर स्ट्रेंथ क्या होता है, मजबूती क्या है किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ, जिसको पहले पॉइंट्स में हम पॉइंट आउट कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। किसी भी एसिड या बेस के डिपेंड क्या करता है कि उसके अंदर कितना आयन मौजूद है। H+ आयन ज्यादा मात्रा में मौजूद है या कम से कम मात्रा में मौजूद है, या OH- ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मौजूद है या कम से कम मात्रा में मौजूद है। उस मात्रा को गिनती करते हुए हम क्या कर सकते हो कि किसी भी एसिड के बारे में बता सकते हो कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। जैसे कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जिसके द्वारा आप क्या पता कर पाओगे कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ही वो वीक है। तो पहली बात है, वी यूज फॉर हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज दिस इंडिकेटर आल्सो कॉल्ड pH स्केल्स। जब हम इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज का कि वो चीज क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है या तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो pH स्केल का, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। pH का डायरेक्ट फुल फॉर्म आता है पोटेंस इन जर्मन मींस पावर, जो जर्मन के द्वारा दिया गया है। दिस स्केल्स मेजर फ्रॉम 0 to 14। इस स्केल को 0 से लेकर 14 तक नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन 7 वाला जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 से स्टार्ट होने वाला जो भी सब्सटेंस होगा वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन 14 जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एल्कलाइन होगा, और 7 वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे वाटर इज न्यूट्रल। अब जानते हैं pH पेपर और pH स्केल। या तो pH पेपर को जाने या तो pH स्केल को जाने, दोनों ही एक चीज है। pH पेपर किसे कहते हैं, इज अ पेपर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH वेरिएशन ऑफ pH। किसी भी pH का वेरिएशन को देखने के लिए आप जो पेपर का इस्तेमाल करते हो उसी के हम क्या कर सकते हो, pH पेपर। जैसे कि सीरियल नंबर 1 के अंदर आपको बता दिया है कि आपको 5 पॉइंट्स लेकर दिखाए हैं, जैसे 0, 4, 7 और 10 और 14। ये pH वैल्यूज है जिनके कलर से डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके नीचे दिया हुआ बहुत सारा स्केल्स, उनको जान जाएं। जैसे pH पेपर, जब भी कभी pH स्केल किसी भी, देखिए pH वैल्यू 0 को देखें, जब भी किसी का भी वैल्यू 0 होगा तो वो डार्क रेड हाईली होगा। डार्क रेड यहाँ देख सकते हैं 0, जो pH पेपर में दिखाया जा रहा है आपको जी नीचे की तरफ, 1 से 0 से लेके 14 तक, इसी को pH पेपर कह रहे हैं हम। और 0 वाला जो क्या है, ज्यादा से ज्यादा डार्क रेड में, हाईली डार्क रेड है। अगर किसी भी पेपर का कलर अगर हाईली डार्क रेड होगा तो वो ज्यादातर एसिडिक नेचर का होगा, और दूसरी बात हाई कंसेंट्रेशन होगा उसका, वेरी हाई, और उसके अंदर जो OH- होगा बहुत ही कम मात्रा में होगा। उसी तरह से अगर 4 की बात करें, यहाँ पे 4 देख सकते हैं, उसका जो कलर है ऑरेंज और येलो, देख सकते हैं आप नीचे की तरफ 4, जिसका ऑरेंज और येलो दोनों ही मिक्सअप है, और ये क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, और हाई होता है, वेरी हाई नहीं होता है, हाई होता है, लेकिन H+ आयन ज्यादा होता है इसके अंदर, लेकिन OH- क्या होता है, लो होता है। और उसी तरह से 7 की बात करते हैं, 7 यहाँ देख सकते हैं आप pH पेपर के अंदर नीचे की तरफ दिया हुआ, और जिसका कलर क्या है, ग्रीन कलर में है, जो क्या होता है, न्यूट्रल। जिस भी पेपर का, जैसे pH पेपर का इस्तेमाल करते हो एसिड या बेसिक को जांच करने के लिए, अगर pH पेपर का कलर ग्रीन हो गया तो आप क्या कर सकते हो कि उसका pH मान क्या होगा, 7 होगा, जो बराबर होगा, H+ आयन भी बराबर होगा, दूसरा OH- भी बराबर होगा, दोनों ही चीज के अंदर बराबर होगा। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि कौन ऐसे pH में आप बता सकते हैं कि H+ आयन और OH- क्या होगा, बराबर होगा, तो आप बता सकते हैं pH मान जिसका 7 होगा उसके अंदर क्या होगा, H+ आयन और OH- क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से pH मान 10 को लेते हैं, यहाँ पर 10 देख सकते हैं आप, जिसका कलर जो ब्लूइश ग्रीन है और ब्लू है, या तो ब्लू है या तो क्या है, ब्लूइश ग्रीन है, मतलब ग्रीन भी मिक्सअप है इसके साथ। तो ये ज्यादातर मेटर जो होंगे, ये जो एसिडिक नेचर के नहीं होंगे, अल्कलाइन नेचर के यानी बेसिक नेचर के होंगे, और इसके अंदर मौजूद H+ बहुत ज्यादा कम होगा,
और OH माइनस आयन ज्यादा होगा। और इसी तरह से 14 की बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 14 पीएच पेपर के अंदर, जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि डार्क ब्लू और वायलेट कलर में होगा। ये डार्क ब्लू भी है और वायलेट कलर का अगर पेपर रहा, अगर उस पीएच पेपर का अगर कलर चेंज हो गया इस कलर में, तो आप क्या कर सकते हो, या तो वो बहुत ज्यादा हाईली बेसिक होगा, या तो उसके अंदर जो H प्लस आयन की बात करें तो वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, लेकिन OH माइनस की बात करें तो वो ज्यादा मात्रा में होगा। इस तरह से आपको पीएच पेपर समझ में आ चुका होगा और पीएच स्केल भी। कुछ पॉइंट है इसके अंदर और भी जिनको नहीं बताए हैं, जैसे 0 से 14 की बात करते हैं, जिसका भी पीएच मान 0 से 14 तक होगा, तो इसके बीच में अगर वेरिएशन देखते हैं कि 7 क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। 7 से नीचे वाला जितना भी चीज होगा, जिसका भी पीएच मान 7 से नीचे आएगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तो इन लोगों को हम जोड़ सकते हैं इसके साथ, एसिडिक के साथ। उसी तरह से 7 से ओवर होगा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इनको जोड़ सकते हैं आप बेसिक के साथ। जिसका भी पीएच मान अगर बता दे 6, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का होगा। अगर किसी का पीएच मान 1 है तो क्या कर सकते हैं आप, ये एसिडिक नेचर का होगा। उसी तरह से किसी का पीएच मान अगर आपको 10 बता दे या 10 बता दे, तो आप क्या कर सकते हैं उसको बेसिक नेचर का। उसी तरह से किसी का पीएच मान अगर 13 बता दे, आप क्या कर सकते हैं उसको बेसिक नेचर का। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजाना जिंदगी के अंदर पीएच का क्या महत्व है, इनके बारे में जानते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच कैसे काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आप ज्यादा खाना खाते हो या कम खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसके दौरान क्या होता है कि आपके पेट के अंदर स्टोमक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एसिड आपके खाने के अंदर मिला देता है पाचन क्रिया के अंदर, जिसके कारण क्या होता है आपके पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाता है या तो इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पेट के अंदर ओवर एसिड बढ़ जाता है, ज्यादा एसिड बढ़ जाता है। तो उस एसिड को ओवर जो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है पीएच बढ़ जाता है। पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या कर सकें, पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकें। पहला पॉइंट किया गया। दूसरा है पीएच ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच की बात करें तो वो पीएच अगर बात करते हैं, जब भी कभी बारिश हो तो उसका अगर जांच करते हैं, अगर वो 5.6 तक पीएच मान रहे तो उसको क्या कर सकते हो आप, एसिड रेन कह सकते हो। अगर सवाल पूछा गया एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन का पीएच मान कितना होगा, तो 5.6 होगा, इनको बता सकते हो। उसी तरह से पीएच ऑफ सॉइल की बात करें, सॉइल के भी पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब खाद वगैरह का इस्तेमाल करो, ताकि क्या हो सके, आपका पीएच मेंटेन हो सके। किसान लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह पीएच ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का अगर पीएच पूछा जाए तो ज्यादातर फंक्शनिंग जो बॉडी होता है वो काम जो करता है 7.0 से 7.8 पीएच रेंज तक काम करता है। इतने तक रेंज तक काम करने वाले सरवाइव कर रहे हैं। अगर किसी का भी डिसफंक्शन हो जाता है तो उसका पीएच रेंज बदल जाता है। उसी तरह से टूथ डीके की बात करें तो इसका भी पीएच मान डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि आप रात के वक्त सोते हो या रात के वक्त खाना खाते हो, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो तो मुंह के अंदर क्या रह जाता है, आपके खाना वगैरह रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रात के वक्त बैक्टीरिया वगैरह आपके मुंह के अंदर चला आता है। मुंह के अंदर जाने के बाद क्या होगा कि आपके बहुत सारे खाना को इससे मिलके, फूड से मिलके और शुगर से मिलके या अगर चीनी वाले सब्सटेंस होगा उससे मिलके क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है, जिसके कारण क्या होता है आपके दांत को खराब करना शुरू कर देता है। तो आप सुबह सवेरे जगते हो और उसके बाद टूथपेस्ट करते हो, ताकि क्या कर सके, उस नेचर को जो भी एसिडिक हो गया है उसको क्या कर सके, बेसिक से मिला के न्यूट्रल कर सके उसे। अब बता बी स्टिंग और नेटल की स्टिंग की बात करते हैं। जब भी मधुमक्खी या नेटल, कोई भी कीड़े मकोड़े जो आपको अगर काट देते हैं, काटने के बाद क्या होता है कि वो अपने अंदर से एक मेथानोइक एसिड आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण आपको पेन होता है या तो इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या करते हो आप, किसी भी बेसिस का इस्तेमाल करते हो, फिर न्यूट्रलाइज करते हो। आपको समझ में आ गया हो कि बी स्टिंग मतलब कि बी भी क्या करता है, एक मेथानोइक एसिड रखे हुआ होता है, जिसके द्वारा क्या होता है आपको इरिटेशन होता है।